everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see what are the different ways that we can use to say the word difficult. अब देखो कोई भी चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई जर्नी थी, कोई एक्सपीरियंस था, कोई टास्क था, कोई जॉब है, कुछ भी जब भी वो प्रॉब्लमेटिक होता है या फिर आपको डिफ़िकल्टी होती है उसे कंप्लीट करने में, बहुत अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहता है, हर वक्त हम यही बोलते हैं द जर्नी वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट, द जॉब वॉज डिफ़िकल्ट, द टास्क वॉज डिफ़िकल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हम क्या करते हैं, कभी भी हमारा सेम एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पर इट वॉज नॉट दैट प्लेजेंट, इट वॉज नॉट हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक, बट यू वॉन्ट टू टेल द पर्सन कि भाई वो मतलब इतना ईजी नहीं था, तो हमारे पास एक ही वर्ड होता है, वो होता है वो डिफ़िकल्ट था, राइट? तो क्या एक ही वर्ड है हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं. देर आर सो मैनी डिफरेंट वर्ड्स दैट यू कैन गो फॉर एंड ऑल्सो सो मैनी डिफरेंट फ्रेजेस दैट यू कैन यूज़, जो कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड की जगह यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आप थोड़ा एक तो वोकैबुलरी इनहांस होगी डेफिनेटली, बिकॉज आपको डिफ़िकल्ट के सॉर्ट ऑफ सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे, फ्रेजेस के फॉर्म में भी, वर्ड्स के फॉर्म में भी, ठीक है. और इनको आप कैसे यूज़ करोगे, कब यूज़ करना है, मतलब क्या है, किस तरीके से यूसेज होगा, यानी कि द मीनिंग्स एंड द सेंटेंस ऑफ ईच वर्ड और अ फ्रेज हम डिस्कस करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो. तो ओवरऑल आपको एक बहुत अच्छे से वाइडर पिक्चर मिलेगा कि भाई कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डिफ़िकल्ट टास्क, जर्नी, एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है. कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आप पढ़ते से ही समझ जाओगे, अरे वाह ये भी तो हाँ राइट हमें पता था बट हम यूज़ क्यों नहीं करते थे. कुछ ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, यू विल फील वेरी हैप्पी टू यूज़ देम. और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे एंड इसीलिए आपके लिए थोड़ा ऐसा नया एक्सपीरियंस रहेगा, बट डोंट वरी, हर एक वर्ड हमने पहली बार सुना था, राइट? बट ये भी वर्ड्स अगर हम पहली बार सुनेंगे तो इट वुड बिकम लाइक वेरी कॉमन फॉर अस वंस वी स्टार्ट यूजिंग देम. तो आज हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स, उनके मीनिंग और सेंटेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला वर्ड है एम्बिशियस. अब एम्बिशियस का एक ही मीनिंग है जो हमको पता होता है, वो होता है कि भाई अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत पैशनेट होता है, उसने बहुत ड्रीम्स देखे होते हैं, उसको बड़ा इंसान बनना है, तो हम बोलते हैं दिस पर्सन इज़ वेरी एम्बिशियस, राइट? बट एम्बिशियस का एक और मतलब होता है विच इज़ रिलेटेड टू अ प्लान और अ पीस ऑफ वर्क. अब कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कुछ डिसाइड किया है, आपने कोई प्लानिंग की है किसी काम को करने की, या फिर कोई पीस ऑफ वर्क है जो आप स्टार्ट कर रहे हो करना. दोनों ही केसेस में यू कैन यूज द वर्ड एम्बिशियस टू एक्सप्लेन दैम, ठीक है. तो यहाँ पर्सन की बात हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ एम्बिशियस का मीनिंग अलग हो जाता है. हम यूज़ कर रहे हैं अगर हमें किसी पीस ऑफ वर्क को, किसी प्लान को डिफ़िकल्ट बताना है कि भाई वो डिफ़िकल्ट था, तब हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड एम्बिशियस. डिफिकल्ट का मीनिंग तो सभी को पता होगा, राइट? अगर कोई चीज़ बड़ी कठिन हो, राइट, इट वॉज नॉट ईजी, मे बी वो एक्सपीरियंस जो है आपका इसीलिए अनप्लेजेंट था बिकॉज ईजी नहीं था उसको काम को करना, तो हम उसे डिफ़िकल्ट बोल देते हैं. या फिर कभी कोई सिचुएशन हमारी ऐसी रही हो जो बिल्कुल ऐसे टाइम्स होते हैं जब हम सब कुछ बहुत बुरा बुरा देख रहे हैं या फिर हम डील कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, तभी हम बोलते हैं वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, राइट? तो डिफ़िकल्ट के बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो हम सबको पता है, उसी से रिलेटेड हम मीनिंग्स देख रहे हैं. तो जब हमें किसी प्लान या किसी पीस ऑफ वर्क को बताना है कि वो डिफ़िकल्ट था, इंटेंडेड टू सैटिस्फाई हाई एस्पिरेशंस एंड देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू अचीव. जब हम बोल रहे हैं somebody is ambitious, कोई पर्सन एम्बिशियस है, तब हम बोलते हैं कि उसको बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, उसको बहुत बड़ा आदमी बनना है, राइट? बट जब हम बोल रहे हैं कि हम एम्बिशियस किसी टास्क से रिलेटेड बोलेंगे, तब वो होगा मीनिंग कि वो काम इतना बड़ा था कि उसको हमें अपने ही एस्पिरेशंस, दैट टू हाई एस्पिरेशंस को सैटिस्फाई करने के लिए यूज़ करना था, इसीलिए वो काम क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट है. तो कोई भी ऐसा प्लान, कोई भी ऐसा पीस ऑफ वर्क जो कि आप शुरू कर रहे हो या करने वाले हो, ताकि आप अपनी जो ड्रीम्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल कर पाओ अच्छे से, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं एम्बिशियस. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज द रेलवे नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ऐसी टीम जो है वो काम कर रही है रेलवे नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने का, ठीक है, कुछ भी तरीका जिससे सब कुछ मॉडर्नाइज हो जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, तो ये क्या है? ये ऐसा काम है जिसकी वजह से डेवलपमेंट
डेवलपमेंट होगी, मे बी सिटी की, मे बी उस स्टेट की, राइट. सो इट इज अ वर्क दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द हाई एस्पिरेशंस, एंड बिकॉज ये काम डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी इंटेंस. तब हम बोलेंगे कि ये काम कैसा था या ये प्रोजेक्ट कैसा था. इट वॉज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट. ठीक है, तो मतलब वही हुआ, इट वॉज अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज द रेलवे नेटवर्क, यानी इट वॉज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट. बिकॉज आपने यहाँ पे दोनों मीनिंग बता दिए, एक तो वो एम्बिशियस है, मतलब एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं इसके साथ, बहुत सक्सेस वगैरह मिलेगी इसके बाद, और डिफिकल्ट भी है. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड. येस, आप किसी प्लान, पीस ऑफ वर्क दोनों को ही एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हो ये वर्ड एम्बिशियस. डन. ऑल राइट. सेकेंड वर्ड दैट वी हैव टू सी इज आर्डुअस. आर्डुअस जर्नी बहुत सुनने को मिलता है. ठीक है, कभी भी अगर आर्डुअस सर्च करोगे ना, सबसे पहले अगर कोई सिंपल सा सेंटेंस मिलेगा, इट वुड बी आर्डुअस जर्नी. व्हाट इज आर्डुअस? इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनस एफर्ट, डिफिकल्ट एंड टायरिंग. अगर कोई बोल रहा है कि इट वॉज एन आर्डुअस जर्नी, इसका मतलब वो जर्नी बहुत ऐसी थी, एग्जॉस्टिंग सी, आप थक गए, इट वॉज सो डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हाई माउंटेन्स क्लाइंब करने हैं, या आप ऐसे कोई हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पे चले जाते हो जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ऑक्सीजन लेवल, तो ऑब्वियसली वहाँ क्लाइंब करना इज समथिंग जो बहुत टायरिंग, बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, राइट. तो हम क्या बोलते हैं, ये एक डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइंब. तो ये मतलब हुआ कि हम थक जा रहे हैं, उसकी वजह से बिल्कुल स्टैमिना नहीं बचा. दैट टाइम, दैट जर्नी इज डिफिकल्ट, और उसके लिए एक वर्ड है दैट इज आर्डुअस. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जिसमें आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ लगेगी. दूसरी बात, उसकी वजह से यू वुड फील टायरिंग, एग्जॉस्टेड. ठीक है, तब हम यूज करते हैं वर्ड आर्डुअस. चलो एक सेंटेंस देखते हैं. इट वॉज एन आर्डुअस क्लाइंब अप द माउंटेन. द सेम थिंग दैट आई डिस्कस्ड राइट नाउ, बिकॉज ऐसा है कि जब आपको क्लाइंब, माउंटेन क्लाइंब जैसे डिस्कस करना है, बिकॉज इट इज समथिंग जो एक हाई क्लाइंब है. ठीक है, एक हाई ऑल्टीट्यूड पे है, इट इज़ गोइंग टू लीड टू द प्रॉब्लम्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, ऑक्सीजन लेवल कम है, और बहुत थक जाएगा ना इंसान. माउंटेन क्लाइंब करना, स्टेयर्स तो चढ़ना नहीं है, या नॉर्मल वॉक तो करना नहीं है, एक स्लोप ही है, राइट. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इट वॉज एन आर्डुअस क्लाइंब. क्या डिफिकल्ट के साथ ये फिट बैठ रहा है, देखते हैं. इट वॉज अ डिफिकल्ट क्लाइंब अप द माउंटेन. बिल्कुल, बहुत मेहनत लग रही थी, बहुत डिफिकल्ट था, कठिन था भाई माउंटेन पे क्लाइंब करना. सो इट वॉज अ आर्डुअस क्लाइंब. तो जब आपको पता है कि भाई आर्डुअस वर्ड है हमारे पास, तो why not to use it? So you can definitely go for this word instead of just using the word difficult, because हमने अभी देखा कि भाई मीनिंग में भी पता ही चल रहा है. ठीक है, डिफिकल्ट इसका मीनिंग है. दूसरी बात, यहाँ पर आर्डुअस अच्छा भी साउंड कर रहा है और डिफिकल्ट भी रख रहे हैं, तो भी फिट बैठ रहा है. इसका मतलब यस, 100% आर्डुअस इज द वर्ड जो कि हम जा सकते हैं जिसके साथ व्हेन वी वांट टू टेल दैट द जर्नी इज डिफिकल्ट. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज बर्डनसम. डिफिकल्ट टू कैरी आउट और फुलफिल. जब कोई चीज़ बर्डनसम होगी, मतलब बर्डन है, बोझ है, कोई चीज़ बोझ होगी. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको हम बोलें कि कई लोग बोलते हैं कि एग्जाम्स का बहुत बोझ है, घर का बहुत बोझ है, राइट. इसका मतलब क्या, ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ रख दी है, सामान रख दिया है आपके ऊपर, इसका मतलब बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. इसका मतलब बहुत डिफिकल्ट है उसको कंप्लीट करना, फुलफिल करना, राइट. तो ओवरऑल डिफिकल्ट मीनिंग समझ आ गया. तो जब भी कोई चीज़ ऐसी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट या फुलफिल, यानी उसको करना, उस काम को कंप्लीट करना, सारी चीज़ों को अच्छे से विथ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन फुलफिल करना, इज समथिंग जो कि क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम कह देते हैं कि भाई वो बर्डन है, बोझ हो गया, यानी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं बर्डनसम. ओवरऑल वही मीनिंग दे रहा है दैट इट्स डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, द टास्क वॉज टू बर्डनसम. टास्क कैसा था, इट वॉज टू बर्डनसम. ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था टू फुलफिल, टू कैरी आउट. सो यस, यहाँ पर आप बोल सकते हो द टास्क वॉज टू डिफिकल्ट, बिल्कुल बोल सकते हो. तो वहाँ पर बर्डनसम भी फिट बैठ रहा है. इसका मतलब आपने और अच्छे से क्लियर कर दिया कि टास्क डिफिकल्ट है. अगर मैं बोलूँ तो आपके कई मीनिंग्स निकल सकते हैं. मे बी आपको वो काम करना आता नहीं है, इसीलिए आपके लिए डिफिकल्ट था. मे बी इट वॉज समथिंग जो आप पहली बार कर रहे थे,
मे बी वो आपके इंटरेस्ट से बिल्कुल बाहर था, नहीं। यहाँ हम डिफ़िकल्ट इस टर्म्स में बोल रहे हैं कि भाई वो बर्डन की तरह था, मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि बोझ है, बहुत प्रेशर है, बहुत कम टाइम था और बहुत ज़्यादा काम करना था। सो इसीलिए आप डिफ़िकल्ट वर्ड में इतने मीनिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे जो आप इस वर्ड बर्डन सम से कर रहे हो। सो येस, दिस इज अनदर वन जो कि आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस व्हेन यू हैव टू यूज़ द वर्ड डिफ़िकल्ट। अच्छे से इन डिटेल समझा रही हूँ ताकि बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़े। सो आप यहीं पे इसको दिमाग में बिठा लो। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज चैलेंजिंग। बहुत इजी वर्ड, राइट? बट क्या यूज करते हो डिफिकल्ट की जगह? बिल्कुल भी नहीं। तो कोई चीज चैलेंज होती है, अगर आपको कोई चैलेंज देता है, इसका मतलब क्या है भाई? कोई ऐसा काम जो ऑब्वियसली इजी तो नहीं होगा और कर लिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो व्हेन समथिंग इज टेस्टिंग वंस एबिलिटीज, दैट टाइम वी से कि वो चैलेंजिंग है। यानी अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी क्षमता का टेस्ट हो रहा है, whether you are able or not to complete that work on time with proper result, तो तब हम बोलते हैं कि वो क्या है? वो आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटीज को टेस्ट करने वाला काम है, तो हम बोलते हैं वो है चैलेंजिंग, राइट? सो राहुल्स जॉब इज अ चैलेंजिंग वन। राहुल का जॉब कैसा है? एक चैलेंजिंग जॉब है। यानी उसकी जॉब में उसको रोज़ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, इनोवेटिव लेकर आना पड़ता है। कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतना ईजी नहीं होता है कंप्लीट करना, फुलफिल करना। सो वहाँ पर आप बोल सकते हो वो चैलेंजिंग जॉब है। यानी हर दिन एक नया चैलेंज फेस करने को मिलता है। डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बोलो राहुल्स जॉब इज़ अ डिफ़िकल्ट वन, बिल्कुल वही मीनिंग निकल रहा है। बट चैलेंजिंग इज़ वॉट? इट इज़ एक्सप्रेसिंग द कंप्लीट मीनिंग कि एक चैलेंज की तरह रोज़ का दिन आता है राहुल की जॉब में। एक और तरीका यूज कर सकते हो चैलेंजिंग के लिए, दिस हैज बीन अ चैलेंजिंग टाइम फॉर अस। इसका मतलब जैसे अगर ऐसी सिचुएशन ले रहे हैं, हाँ, हाइपोथेटिकल, इट शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं कि होना चाहिए ऐसा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है, ठीक है, हम यहाँ राहुल को ही ले लेते हैं या XYZ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि XYZ किसी का नाम होता नहीं है। तो अगर हम बात करें भैया XYZ है, इसकी जॉब जो है वो चली गई, इसकी जितनी सेविंग्स थी वो चली गई, ठीक है, ख़त्म बिल्कुल। इसकी एजुकेशन इतनी है नहीं कि वो और अच्छी जॉब कर पाए। देन उसकी फैमिली में ही वॉज द ओनली मेंबर टू अर्न, ठीक है, तो वो भी गया हर तरीके से। तो अगर हम देखें तो सारे ही, एक और कोई चीज़ सोच लो, कुछ भी सोच लो, मे बी कि रेंट पे रहते हैं तो कुछ ऐसा नहीं है, घर ढूंढना है, कुछ भी, तो सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं लाइफ में और कुछ भी नहीं बच रहा है, ना जॉब है ना पैसे हैं। तो ये XYZ के लिए क्या है? ये पूरा जो टाइम था वो बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज इसको क्या करना है, इसको पूरी कोशिश करनी है कि वो हर एक चीज़ जो है विदाउट जॉब हैंडल कर ले या जॉब उसको ढूंढनी पड़े जो कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको मिल जाए। तो इस तरीके से जो भी वक्त था वो क्या था? बहुत टफ था, बहुत डिफिकल्ट था, ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो चैलेंजिंग को। सो व्हेन यू वांट टू से इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर अस, इसका मतलब वक्त बहुत ख़राब था हमारे लिए उस वक्त, तो अब हम बोल सकते हैं चैलेंजिंग था टाइम। डन? तो चैलेंजिंग को आप किसी टास्क के बारे में यूज़ कर सकते हो कि भाई कोई टास्क था बहुत डिफिकल्ट था तो आपने चैलेंजिंग यूज़ कर लिया। नहीं तो भाई आपका जो समय चल रहा था वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, सो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन गो फॉर चैलेंजिंग। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज डिमांडिंग। नाउ व्हेन समथिंग इज डिमांडिंग, इसका मतलब बहुत उम्मीदें हैं उस काम से आपसे, यानी कि कुछ अगर वो काम करना है तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा और बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो वो एफर्ट्स की डिमांड करेगा काम, राइट? अब आपको अगर बहुत एफर्ट्स लगाने, यानी वो डिफिकल्ट होगा ही होगा। सो इफ़ अ टास्क, डिमांडिंग ज़्यादातर टास्क ही होता है या जॉब होती है, मतलब जॉब में भी ऑब्वियसली आप टास्क ही कर रहे हो, तो कहीं में भी कुछ काम करना है, दैट वुड बी डिमांडिंग। अगर आप पर्सन की बात कर रहे हो डिमांडिंग, इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। द गर्ल और द बॉय इज़ वेरी डिमांडिंग, द चाइल्ड इज़ वेरी डिमांडिंग, यानी इसको आए दिन कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो मीनिंग अलग है। जब हम डिफिकल्ट के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम किसी टास्क को अगर डिमांडिंग बताते हैं, इसका मतलब इट रिक्वायर्स अ मच स्किल और एफर्ट, यानी बहुत ज़्यादा स्किल्स, बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा एफर्ट, मेहनत लगती है अगर कोई टास्क क्या है? डिमांडिंग है। ऑब्वियसली वो टास्क क्या हुआ? डिफिकल्ट हुआ, बिकॉज तभी आपके इतने एफर्ट्स, इतनी स्किल्स वहाँ पर लग रही हैं, दैट टाइम इट इज़ वॉट? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम बोल देते हैं कि वो क्या है? एक डिमांडिंग टास्क है। सो आई हैव गॉट अ बिजी एंड डिमांडिंग जॉब। किसी ने पूछा हाउ इज़ योर जॉब गोइंग ऑन, यू गॉट अ न्यू जॉब राइट नाउ, हाउ इज़ इट, एंड यू वॉन्ट टू टेल कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, हर दिन कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, तो यू कैन से आई हैव
हैव गॉट अ बिजी यानी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बहुत काम होता है, एंड ऑल्सो अ डिमांडिंग जॉब यानी द जॉब, द टास्क, द वर्क दैट आई हैव टू डू रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्किल्स, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है वो जॉब। क्लियर? तो समझे? तो अगर आप नॉर्मली डिफिकल्ट भी बोलोगे तो भी वही मीनिंग निकलेगा, बट आपने डिमांडिंग बोल दिया तो आपने ये बता दिया कि भाई इस टर्म्स में वो डिफिकल्ट है। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है रिक्वायरिंग कंसिडरेबल टाइम एंड एफर्ट। लेबर आपने सुना होगा, राइट? तो जब बहुत मेहनत लग रही है, बहुत टाइम लग रहा है, ओवरऑल बहुत डिफिकल्ट है अगर कोई काम या कोई टास्क, तब हम बोल सकते हैं वो क्या है, एक लेबोरियस टास्क या काम है। सो कीपिंग द किचन टाइडी and all things at place all year round can be a laborious task for me without the guidance of my mom. Very relatable, right? क्योंकि आदत होती है सारी चीज़ों को समय पे, सही जगह पे, साफ सुथरे तरीके से रखने की जब हमारी मॉम होती है हमारे घर में, राइट? बिकॉज शी डज इट एवरीथिंग विदाउट इवन टेलिंग यू कितना काम है। बट वही चीज़ अगर आपको मॉम एक दिन के लिए बोल दे भाई मैं नहीं करूँगी, यू ओनली हैव टू हैंडल इट, तो वो डिफिकल्ट हो सकता है, राइट? सो जब ऐसा कुछ है कि वो काम क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत स्किल्स लगेंगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा टू कंप्लीट दैट टास्क, बिकॉज वो काम विदाउट द गाइडेंस ऑफ माई मॉम वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो किचन को साफ रखना और हर एक चीज़ को अपनी जगह पे रखना पूरे साल भर, जब आपकी मॉम नहीं है घर पे, मे बी वो कहीं और है, आप शिफ्ट हुए हो किसी नई सिटी में, तो वो क्या हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, तो क्या है वो, एक लेबोरियस टास्क। डन? ऑल राइट। Next is onerous. What is onerous? Of a task or responsibility. ठीक है, या तो किसी टास्क की बात होगी या किसी जिम्मेदारी, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी जो कि onerous है। Involving a great deal of effort, trouble और difficulty। यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ट्रबल हो रहा है, परेशान हो रहे हो, तो वो काम क्या हो जाता है, ऑनरस हो जाता है। सो व्हेन देयर इज़ अ टास्क और अ वर्क विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत टाइम लग रहा है, तो वो क्या है, वो डिफ़िकल्ट है, और डिफ़िकल्ट है तो हम उसके लिए एक और वर्ड ले आए, दैट इज़ व्हाट, ऑनरस। सो इट वॉज अ ऑनरस टास्क टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 2 weeks। Now there is a project which requires a time of a month, और मुझे वो 2 हफ्ते में कंप्लीट करना है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को पार करके करने वाला काम है। ठीक है, तो तब हम बोल सकते हैं वो क्या है, एक ऑनरस टास्क है, यानी वो डिफ़िकल्ट टास्क है। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज पेनफुल। अब कोई भी चीज़ जैसे इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, दर्द हो रहा है, दैट इज़ पेनफुल। पर डिफ़िकल्ट में पेनफुल कैसे, जब कोई टाइम ऐसा हो जब फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरी थी, देयर वाज नो सपोर्ट, ठीक है, एजुकेशन भी नहीं, जैसे अभी हमने XYZ की कंडीशन देखी ना, तो अगर वैसी कंडीशन है तो दोस टाइम्स वुड बी पेनफुल फॉर अस, राइट? नॉट ऐसे फिजिकली इंजरी के फॉर्म में, बट ऑब्वियसली मेंटली वो पीस नहीं बचेगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल। तो वहाँ पे भी हम इस टर्म को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग द टाइम्स वर डिफिकल्ट। ठीक है, सो सिचुएशंस, मेमोरीज or experiences that are painful, are difficult and unpleasant to deal with and often make you feel sad and upset। बहुत अच्छे से इन डिटेल ये मीनिंग मिल रहा है, तो वर्ड बड़ा इजी हो जाएगा यूज़ करना। क्या कहा है यहाँ पर कि कोई भी सिचुएशन, ठीक है, ऐसा कुछ भी आपने डील किया हो जिसके साथ, कोई भी ऐसी मेमोरीज या फिर कोई भी एक्सपीरियंसेस जो कि पेनफुल थे, किस टर्म्स में, किस फॉर्म में पेनफुल, कि भाई दे वर डिफिकल्ट एंड अनप्लेजेंट टू डील विद, बहुत डिफिकल्ट था उसके साथ डील करना और बिल्कुल भी प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। एंड इट ऑफन मेक्स यू फील सैड एंड अपसेट जब भी आप उसके बारे में सोचते हो, सिचुएशन, उस मेमोरी, उस टास्क के बारे में। तो क्या हुआ, इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम, राइट? इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, इट वॉज समथिंग विच वॉज अ डिफिकल्ट मेमोरी, बिकॉज वो क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट थी। ठीक है, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली बोल सकते हो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मेमोरी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर आप बोल सकते हो इट वॉज अ पेनफुल सिचुएशन, अ पेनफुल मेमोरी। ठीक है, सो अप्लाइंग फॉर जॉब्स हैज़ बिकम अ पेनफुल प्रोसेस फॉर मी। अगर आप बोल रहे हो कि आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब एवरी डे बट आई गेट रिजेक्टेड एवरी डे,
सेम टाइम पे, ठीक है. सो यू अप्लाई फॉर द जॉब, यू गेट रिजेक्टेड, अप्लाई फॉर द जॉब, नॉट कॉल्ड, अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन पीपल टेल यू विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स. तो इस तरीके से अगर कुछ हो रहा है, होना नहीं चाहिए बट जस्ट ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है, आप बहुत टाइम से लगे हुए हो, तो क्या है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया ना, तो वो क्या हो जाता है, एक पेनफुल प्रोसेस है, बिकॉज उसके बारे में जब भी सोचते हो इट्स नॉट वेरी हैप्पी, बहुत अनप्लेजेंट है, एंड दैट्स वाई यू फील कि इट वॉज अ पेनफुल टाइम. सो द प्रोसेस वॉज अ पेनफुल प्रोसेस. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज प्रॉब्लमैटिक. प्रॉब्लमैटिक मतलब भाई किसी चीज से प्रॉब्लम आ रही है, राइट. सो कॉन्स्टिट्यूटिंग और प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम. सो अगर कोई टास्क या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो डिफिकल्ट है, किस टर्म्स में, कि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत प्रेशर फील हो रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करने में, तब आप प्रॉब्लमैटिक ही वर्ड यूज कर सकते हो. सो गेटिंग एवरीवन ऑन टाइम फॉर द मीटिंग माइट प्रूव प्रॉब्लमैटिक. किसी ने बोला बॉस ने, आई वांट एवरीबडी टू बी प्रेजेंट एट 5 PM टुडे फॉर द मीटिंग. अब आपको पता है कुछ लोग जो हैं वो जा चुके हैं अपना टाइम कंप्लीट करके, ऑफिस टाइम, कुछ लोग हैं जो बाद में आते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सबको मैं बुला लूँ ऑन टाइम, नहीं बुलाया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कतों भरा काम है, राइट. तो वो क्या हो गया, एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, एक डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज यू कांट मेक श्योर कि सारे लोग ऑन टाइम आ जाएं. सो टाइम पे सबको लेकर आना फॉर द मीटिंग क्या हो गया आपके लिए, एक डिफिकल्ट टास्क है, तो आप बोल सकते हो माइट प्रूव प्रॉब्लमैटिक, यानी दिस इज गोइंग टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर सब कुछ नहीं हुआ जैसे कि बॉस ने बोला है. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज स्ट्रेनुअस. अब कोई भी काम जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगना है, जिसमें जो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं ये, तो उस चीज़ को हम बोल सकते हैं स्ट्रेनुअस. सो रिक्वायरिंग और यूजिंग ग्रेट एफर्ट और एक्सर्शन, यानी इतनी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है इसमें दैट यू कैन डेफिनेटली गेट टायर्ड, फिर आप थक सकते हो उसमें, काम करते करते आपको प्रेशर फील हो सकता है दिमाग में, तो हम क्या बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है. बट आप वहाँ पर बिकॉज इस टर्म्स में डिफिकल्ट बोल रहे हो, बिकॉज बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत प्रेशर टाइप का फील हो रहा है उसको करते वक्त, दैट टाइम यू कैन गो फॉर द वर्ड स्ट्रेनुअस. कैसे यूज करना है, द जॉब इन्वॉल्व्स स्ट्रेनुअस वर्क एंड लॉन्ग आवर्स. किसी ने पूछा दैट हाउ इज योर न्यू जॉब, लाइक व्हाट इज योर टाइमिंग ऑफ द जॉब, हाउ मच यू आर पेड, यही सब क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट. तो आपको बताना है कि मेरी जॉब में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लाइक नॉर्मली 8 आवर्स बोलते हैं, बट वी हैव टू गिव लाइक 12 to 15 आवर्स. बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगता है काम, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है. सो इट इज़ वॉट, ओवरऑल इट्स डिफिकल्ट, यही बोलना चाहते हो, राइट. तो आप क्या बोल सकते हो, द जॉब इन्वॉल्व्स स्ट्रेनुअस वर्क बिकॉज वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू पुट इन, देन वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, इसीलिए एक स्ट्रेनुअस जॉब है. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज टफ. नाउ टफ ऑब्वियसली सभी को पता है, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम बड़ा टफ आया था, राइट, यानी बहुत डिफिकल्ट था. सो जब आपको नॉर्मली भी कहीं, जैसे आपको अपने टाइम्स, अपनी कोई सिचुएशन, कोई वर्क, किसी को भी डिफिकल्ट बताना होता है, एंड यू नो ऑलरेडी कि भाई वर्ड टफ भी एग्जिस्ट करता है, सो व्हाई डोंट यू गो फॉर इट. तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड टफ ऑब्वियसली टू डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ वर्क दैट्स ईदर डिफिकल्ट, या फिर आप डिस्क्राइब कर सकते हो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन और द टाइम दैट यू हैव फेस्ड विच वॉज चैलेंजिंग, क्योंकि वो टफ था, राइट, वो डिफिकल्ट था, तो वहाँ आप वर्ड टफ का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, वेरी डिफिकल्ट टू डू और डील विथ, कुछ भी ऐसा जो बहुत डिफिकल्ट है करने में या उसके साथ डील करने में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो वर्ड टफ को. जैसे दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, जैसे आपने बोला कि वाई दीज गाइज आर सो सैड, व्हाट हैपेंड, तो आप बोल सकते हो बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, यानी जो टाइम्स जो वो फेस कर रहे हैं, जो सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी टफ, ठीक है. तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, डिफिकल्ट, सो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड टफ इंस्टेड ऑफ saying कि they are facing a very difficult time या they have to do a very difficult task, आप यूज कर सकते हो टफ एज द वर्ड, जो कि ऑलरेडी हमें पता है, स्कूल टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, बट समवेयर जब ऐसी सिचुएशंस में हमको यूज करना होता है, वी ओनली गो फॉर द वर्ड डिफिकल्ट, बट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन ऑल्सो. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज ट्रबलसम. अब कोई चीज़ ट्रबलसम है, इसका मतलब कि इट्स गोइंग टू इरिटेट यू, अनॉय यू, राइट, परेशान हो जाओगे उसको करते करते. अब परेशान कब होगे, जब आपके लिए वो ईजी नहीं होगा या आपके इंटरेस्ट का नहीं होगा, राइट. तो हम बोलते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा अनॉइंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग हो रहा है, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड ट्रबलसम, ठीक है. सो कॉजिंग डिफिकल्टी और अनॉयंस.
इनफैक्ट आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कॉजिंग डिफिकल्टी एंड अनोयंस, बिकॉज ये इतना टफ कोई काम होता है, जो ट्रबलसम काम होता है वो ऐसा होता है जो कि ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो है ही साथ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अनोइंग, वेरी इरिटेटिंग फॉर यू। तो आप बोल सकते हो कोई भी ऐसा काम जो कि बिल्कुल ईजी नहीं है, जो कि ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत अनॉय हो रहे हो क्योंकि वो काम नहीं हो रहा है कंप्लीट, तब हम बोल सकते हैं इट्स अ ट्रबल सम वर्क। सिमिलरली सिचुएशन के लिए बहुत यूज़ किया जाता है, इफ देयर इज अ सिचुएशन विच नॉट दैट ईजी टू डील विद, इट्स वेरी अनॉइंग फॉर यू, तब आप यूज़ कर सकते हो इस वर्ड को। कैसे? दिस वर्क इज़ वेरी ट्रबलसम, इसका मतलब भाई ये काम जो है बहुत अनोइंग है और बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इसको करते करते आई फील लाइक इट्स वेरी ट्रबल क्रिएटर फॉर मी। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इस वर्ड को। येस, यू कैन यूज़ दिस वर्ड टू डिस्क्राइब एनीथिंग दैट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इवन बहुत से ऐसे बच्चों के लिए भी यूज़ कर दिया जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा अनोइंग बच्चे हैं जो परेशान करते हैं, तो इट्स लाइक कि बहुत ट्रबलसम है, ठीक है। बट आपको यूज़ करना है इसको ज़्यादातर जब आप ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन या काम की बात कर रहे हो विच इज़ इक्वली डिफिकल्ट ऑल्सो एंड ऑल्सो इट्स अनोइंग। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज बैक ब्रेकिंग। अब ये वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स मिल जाएंगे आपको, कहीं पे कुछ स्लैंग मीनिंग्स मिलेंगे, कुछ इनफॉर्मल मीनिंग्स मिलेंगे, बट बैक ब्रेकिंग का एक और मतलब है दैट इज एन एक्सट्रीमली आर्डुअस टास्क। अभी आर्डुअस देखा ना, राइट? तो कोई भी ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड इट इज़ गोइंग टू लीड ऐसा कुछ जिसे आप बोलते हो ना कि मतलब अब तो कमर ही गई, मतलब ऐसा काम है तो इतना डिफिकल्ट होता है, तब हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं बैक ब्रेकिंग। यानी दिस वॉज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, समथिंग जिसमें एफर्ट्स बहुत लगे, समथिंग जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से यू आर एग्जॉस्टेड, यू हैव नो एनर्जी लेफ्ट टू डू एनीथिंग एल्स, तब हम बोल सकते हैं दिस वॉज अ बैक ब्रेकिंग जॉब, ठीक है। सो इट वॉज अ बैक ब्रेकिंग जॉब बिकॉज आई वॉज बोल सकते हो स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग 16 आवर्स कंटिन्यूसली एंड बोल सकते हो लुकिंग आफ्टर द रेनोवेशन ऑफ माई हाउस, या फिर analyzing the complete report. It took me 15 hours of time to discuss the project with the clients, to kind of convey whatever I wanted to say, to convince them. So it was a back breaking job, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। यानी कि ओवरऑल इतनी डिफिकल्ट जॉब थी जिसमें इतना ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे थे, इट वॉज टेकिंग सो मच ऑफ योर टाइम, योर एनर्जी, योर एफर्ट, कि जिसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट हो रहा था टू डील विद इट, तो आपने बोल दिया इट वॉज अ बैक ब्रेकिंग जॉब। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज ईजियर सेड देन डन। अब ये यूज़ किया जाता है बोलने के लिए कि जब कोई चीज़ ऐसी लोग बोल देते हैं हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो हम बोलते हैं कि भैया बोलना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए ये एक लाइन बना दी गई है दैट इज़ ईजियर सेड दैन डन, यानी बोलना बड़ा आसान है और उसको करना उतना ही क्या है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। सो बी मोर ईजीली टॉक्ड अबाउट than put into practice. Something seems like a good idea but it would be difficult to do. यानी कि बोलने में बड़ा आसान लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट जब करने बैठते हैं सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तब हम बोलते हैं दिस थिंग इज़ ईजियर सेड दैन डन, ठीक है। सो आपको कोई भी चीज़ ऐसा लगता है काम जो बोलने में बड़ा आसान है, जो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा तरीका है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, जब उसको करना है, जब उसको इम्प्लीमेंट करना है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, हाँ इट्स साउंडिंग वेरी ईजी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, उस चीज़ को बोलने के लिए आप बोल सकते हो ईजियर सेड देन डन। कैसे बोलोगे? द बॉस डिस्कस्ड अबाउट रिड्यूसिंग द कॉस्ट बट इट्स ईजियर सेड देन डन। फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी के बॉस हैं उन्होंने सबको बुलाया मीटिंग में कि आई फील दैट वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग दैट मच, इतनी सक्सेस नहीं हो रही है, इतनी सक्सेसफुल हम नहीं हो रहे हैं, या फिर हमारे इतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आई फील हमें अपने प्रोडक्ट्स के कॉस्ट को, मेकिंग कॉस्ट को जो है रिड्यूस कर देना चाहिए ताकि हम उसको और थोड़ा उससे प्रॉफिट कमा पाएँ। तो बॉस ने बोल तो दिया कि बेस्ट तरीका है, सुनने में भी अच्छा लगा, हाँ सही है, जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दो, बट जब आप करने बैठे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज कुछ भी नहीं था ऐसा जो आप जहाँ से कॉस्ट कट कर सकते हो। तो वो क्या था? इट वॉज ईजियर सेड देन डन बिकॉज बॉस ने जो बोला इट वॉज ईजी फॉर हिम टू से दैट, इट वॉज वेरी प्लेजेंट फॉर अस टू हियर। हमने जब सुना हमें बड़ा ईजी लग रहा था, बट when actually we came to work for it, then definitely it became very difficult. So it was easier said than done. Done? All right. Next is effortful. Effort मतलब मेहनत लग रही है, एनर्जी लग रही है, राइट?
और फुल मतलब पूरी तरीके से एफर्ट से भरपूर, मतलब कंप्लीटली एफर्ट डाल के काम करना पड़ रहा है, दैट टाइम यू कैन से एफर्टफुल. सो शोइंग और रिक्वायरिंग एफर्ट इज एफर्टफुल. ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ काम है जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट. तो तब आप बोल सकते हो भाई ये बहुत एफर्टफुल होने वाला है. जैसे अगर आपने कोई डिसाइड कर लिया है कि मुझे जो है ये एंट्रेंस को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करना है, सो ऑब्वियसली आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. ऐसी तो हो नहीं जाएगा, इट्स नॉट लाइक वेरी ईजी टू डू, बहुत ऐसा स्मूथ तो है नहीं. ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड, लाइक वेरी हार्ड एंड हार्डर देन एनीबडी. तो तब वो चीज़ क्या हो जाएगी, इट वुड बी एफर्टफुल, बिकॉज आपको अपने 100% एफर्ट्स देने पड़ेंगे. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट वुड बी डिफिकल्ट, राइट. तो तब हम बोल सकते हैं एफर्टफुल. जैसे योर ट्रेनिंग विल बी एफर्टफुल. किसी ने बोला कि ओ वाओ नाउ हैव क्रैक द इंटरव्यू, अब तो मज़ा आएगा, अब मेरी जॉब लग जाएगी, बहुत अच्छा है, वो 1-2 महीने की ट्रेनिंग ही तो है, देन आई एम गोइंग टू बी लाइक आई एम गुड टू गो एंड बिगिन माई जर्नी. तो किसी ने आपको एक्सप्लेन किया, मे बी वहाँ के HR ने आपको, दूसरे एम्प्लॉयज़ ने, कैंडिडेट्स ने, कि भाई इंटरव्यू क्रैक करना वॉज नॉट अ बिग थिंग, आपको ट्रेनिंग क्लियर करना पड़ेगा और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत मेहनत लगती है, एंड अगर आप ट्रेनिंग क्लियर नहीं करते हो आपको वो लोग मना कर देते थे, रिजेक्ट यू. तो वो क्या होने वाली है, ट्रेनिंग बहुत एफर्टफुल होने वाली है. डिफिकल्ट है पर किस टर्म्स में डिफिकल्ट है, बहुत एफर्ट्स लगेंगे. तो आप बोलोगे योर ट्रेनिंग विल बी एफर्टफुल, क्लियरिंग दिस एंट्रेंस वुड बी एफर्टफुल. ठीक है, यानी कि बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज एग्जैक्टिंग. एग्जैक्टली नहीं बोला है, ठीक है, इट्स एग्जैक्टिंग. यानी दिस मीन्स मेकिंग ग्रेट डिमांड्स ऑन वंस स्किल, अटेंशन और अदर रिसोर्सेज. यानी जो भी काम कर रहे हो इट्स गोइंग टू बी डिमांडिंग. अभी हमने थोड़े टाइम पहले वर्ड देखा था ना, हमने क्या देखा था, डिमांडिंग वर्ड देखा था. सिमिलरली यहाँ पे भी आप डिमांडिंग वर्ड को ही एक तरीके से ढूंढ सकते हो, एग्जैक्टली नहीं है. सो कभी भी कोई काम जिसमें बहुत डिमांड्स हैं, किसके, आपके स्किल्स के, यानी आप में बहुत स्किल्स होने चाहिए, आप में एबिलिटीज़ होनी चाहिए. देन अटेंशन, आपका बहुत फोकस चाहिए, आपका पूरा ध्यान चाहिए उसको काम को करने के लिए. एंड ऑल्सो उसमें बहुत रिसोर्सेस लगेंगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, यू हैव टू इन्वेस्ट कैपिटल, बहुत मनी चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से इफ़ देर आर लाइक वेरियस डिमांड्स टू कंप्लीट दैट वर्क, तो वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, राइट. इट्स नॉट ईजी. तो तब हम बोल सकते हैं वो कैसा है, एग्जैक्टिंग है. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी एन एग्जैक्टिंग टास्क. किसी ने बोला ओके कम ऑन, आई हैव डिसाइडेड वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर बिजनेस, हम इसको करेंगे, हम स्टार्टअप पे काम करेंगे, हम इस तरीके से करने वाले हैं. एंड देन बोल तो दिया, प्लान भी हो गया, बट जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई, दैट टाइम यू गाइज डिसाइडेड तो नहीं, दैट टाइम यू गाइज गॉट टू नो कि भाई ये काम कैसा है, बहुत एग्जैक्टिंग है, यानी इसमें हर एक चीज़ की बहुत डिमांड है. ठीक है, मेरे स्किल्स भी बहुत लगेंगे, मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, मेरा एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट होने वाला है, पैसे लगेंगे, फिर भी सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ कुछ नहीं बोल सकते. सो दैट टाइम इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई ये काम वो है और डिफिकल्ट है, तब आप बोल सकते हो इट इज एग्जैक्टिंग. ठीक है, अच्छे से सुन लिया कैसे इसको पढ़ना है. इट्स एग्जैक्टिंग, नॉट एग्जैक्टली, या एग्जैक्टिंग नहीं, इट्स एग्जैक्टिंग. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज formidable. Now what is formidable? It means if you describe something or someone as formidable, you mean that you feel slightly frightened by, because they are very great or impressive. और इसी के लिए एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, that's intimidating. बहुत सुनते हैं, like it was quite intimidating for me, when I saw you it was very intimidating for me. but यहाँ हम वैसा बात नहीं कर रहे हैं. आपको इस तरीके से इसको समझना होगा, जैसे अगर कोई भी चीज़ आपने देखी या कोई भी टास्क आपको पता चला आपको करना है, तो आप जैसे ही आपने देखा कि ये टास्क जो है कुछ ऐसा है जो बड़ा आपको इम्प्रेस कर गया कि इसमें तो मतलब बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है किसी ने, या ये काम बहुत बढ़िया तरीके से होगा, और आप उससे डर जाते हो. ठीक है, कई बार ऐसे होता है ना, जब आपको पता चलता है कि भाई किसी ने बोला कम यू हैव टू स्पीक ऑन द स्पॉट ऑन दिस टॉपिक, तो कुछ लोगों के लिए इट्स वेरी इजी, अच्छा बोलना ही तो है, आई वुड स्पीक ऑन द टॉपिक, अगर पता होगा टॉपिक के बारे में आई कैन वेरी इजीली स्पीक ऑन इट. बट कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं उससे, राइट. तो अगर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा टास्क, इवन पर्सन के लिए इसको यूज़ किया जाता है जो दिखने, जैसे आप उनको देखते हो, उनसे मिलते हो, आप थोड़ा फ्राइटेंड फील करते हो, स्कैर्ड फील करते हो, नॉट बिकॉज वो डरावने हैं दिखने में, नहीं, क्योंकि उनका काम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा
डराने वाला है, आपको लगता है कि नहीं मतलब अब ये जो कुछ भी है वो मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है, तो ओवरऑल आप उसको डिफिकल्ट बोल देते हो, बट एक्चुअली क्या है वो ऐसा काम था, वो इतना इंप्रेसिव था, इतना बड़ा काम था कि आपके लिए थोड़ा वो ऐसा हो गया कि स्कैरी हो गया, आपको थोड़ा डर लगने लगा, यू गॉट फ्राइटेंड बाय इट, तो वहाँ हम बोल देते हैं इट्स फॉर्मिडेबल। सो दिस इज अ फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम। जैसे किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, नाउ टेल मी व्हाट टू डू विद इट, हाउ टू डील विद इट, एंड यू आर लाइक कि भाई ये प्रॉब्लम सुन के ही मुझे डर लग गया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो कि इसके साथ हम कैसे डील कर पाएंगे, इट्स वेरी इंटीमिडेटिंग, तो आप बोल सकते हो दिस इज अ फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हैवी। हैवी मतलब भारी, वो वाला नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, डिफिकल्ट में, ठीक है। तो जब भी कोई काम ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो वो काम डिफिकल्ट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं वो हैवी है, ठीक है। सो अ वर्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ और एनर्जी वुड बी हैवी। वैसे भी कोई चीज़ अगर भारी है, हैवी है, तो आपको उसको उठाने में क्या करना पड़ेगा, मेहनत लगानी पड़ेगी, राइट, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सिमिलरली कुछ ऐसे टास्क हो गए, कोई सिचुएशन हो गई जो कि आपके लिए डील करना है, उसको करना, उसको कंप्लीट करना, वॉज समथिंग जिसमें आपकी बहुत स्ट्रेंथ लग रही थी, मे बी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, एनीथिंग, दैट टाइम आप बोल सकते हो कि भाई इट वॉज हैवी, ठीक है। सो द कंपनी हैज़ हायर्ड 3 more people फॉर द हैवी वर्क। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत भारी काम है वजन के फॉर्म में, वेट के फॉर्म में, नहीं, यानी काम जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए उस काम को थोड़ा हल्का करने के लिए, बोझ को हल्का करने के लिए, थोड़ा मेहनत सबकी थोड़ी थोड़ी कम करने के लिए 3 लोगों को और हायर किया है कंपनी ने, ताकि ज़्यादा लोग होंगे तो सब मिल बांट के जल्दी काम कर लेंगे। तो आपने क्या बोला, इट वॉज अ हैवी वर्क एंड इट वॉज व्हाट, ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट, तभी तो एफर्ट्स लग रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड, आप बोल सकते हो इट्स अ हैवी वर्क। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हरक्यूलियन। ये वर्ड भी बहुत सुनने को मिलता है एंड मैनी पीपल नो इट, बट कुछ लोग होते हैं जो उसको सुनते हैं एंड दे आर लाइक कि पता नहीं क्या है, कुछ नाम वाम होगा, नहीं। हरक्यूलियन का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। सो रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट, अगेन सेम थिंग। तो जब किसी में बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उस काम को करने के लिए, तो हम बोलते हैं इट्स एन हरक्यूलियन टास्क, ठीक है। तो हरक्यूलियन टास्क बहुत सुनाई देता है, ज़्यादातर आपको इसी तरीके से सुनाई देगा, मतलब जहाँ पे बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं और जहाँ बहुत स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। जैसे सेंटेंस के फॉर्म में यूज़ करते हैं, इट वॉज अ हरक्यूलियन एफर्ट फॉर हिम टू लिफ्ट द हैवी बैग्स एंड क्लाइंब द स्टेयर्स। किसी ने बोला कि भाई क्या हुआ, थक क्यों गया, इट वॉज लाइक, तो आप एक्सप्लेन करो कि उसके लिए बहुत डिफिकल्ट काम था, क्योंकि उसको ये पूरा लगेज एक साथ उठाकर और फिर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था, क्योंकि उसका घर 5th फ्लोर पे है, लिफ्ट खराब है। तो इमेजिन कर सकते हो, राइट, कितने एफर्ट्स लगेंगे, कितनी स्ट्रेंथ लगेगी। तो क्या था, वो एक टफ डिफिकल्ट टास्क था। सो इट वॉज अ हरक्यूलियन टास्क फॉर हिम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इंट्रिकेट। अब इंट्रिकेट वर्ड जो है वो डिटेल्ड के लिए भी यूज होता है, जब ऐसे बोलते हैं कि बहुत आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द इंट्रिकेट डिज़ाइन ऑन द बिल्डिंग, ऑन द फ्लोर, यानी कि बहुत डिटेल में, मतलब ऐसे कभी कभी ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखने चले जाओ अगर आप, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर छोटी छोटी जगह पे भी इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइंस बनी होती हैं, जो बहुत मेहनत लगती है, उसको बिल्कुल बारीकी वाली बोलते हैं ना, बारीकी से काम किया गया है, तब भी हम यूज़ करते हैं वर्ड इंट्रिकेट। बट अभी यहाँ पर डिफिकल्ट के टर्म्स में इस वर्ड को यूज़ करेंगे, कैसे, वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड, ठीक है। तो जब कोई काम बड़ी बारीकी से करना तो क्या होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसे नहीं होगा इजीली कुछ भी कर दिया और वो बारीकी आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो तभी हम यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। सो ही डिस्क्राइब्ड एन इंट्रिकेट सिस्टम फॉर प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सब डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, कैसे करना है, हमें चाहिए कि भाई हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो जाए विद इन 6 months, तो फिर इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट प्लान किया है, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस या सिस्टम जो था वो ऐसा था, जो बड़ा इंट्रिकेट था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम समझाया उसने, बहुत डिफिकल्ट है, ईजी नहीं है, बड़ी बारीकी से ध्यान से उस काम को करना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये बोलना कि ही डिस्क्राइब्ड अ वेरी डिफिकल्ट सिस्टम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, आप बोल सकते हो ही डिस्क्राइब्ड एन इंट्रिकेट सिस्टम, बिकॉज वो बहुत डिटेल्ड और बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। डन, ओके। नेक्स्ट वन इज नो पिकनिक। अब अगर पिकनिक पे जाना है तो पिकनिक क्या डिफिकल्ट होती है, बिल्कुल नहीं भाई, बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, बिल्कुल ऐसा प्लेजेंट सा टाइम होता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ घूमना है, बैठना है, रिलैक्स करना है, चिल करना है। अगर मैं बोलूँ कि दिस वर्क इज नो पिकनिक, यानी वो पिकनिक नहीं है, यानी वो इतना ईजी, इतना प्लेजेंट नहीं है। तो नो पिकनिक का मतलब समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट, ठीक है। सो इफ समथिंग इज नो पिकनिक, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट और हार्ड वर्क। मतलब ऐसा नहीं है कि केक
वॉक है, केक वॉक मतलब बड़ा आसान, अब मैं केक रख दूँ उस पर वॉक करने को बोलूँ तो कितना मज़ा आएगा ना, मतलब ऐसी क्रीमी क्रीमी सी है बिल्कुल, बहुत स्मूथली आप वॉक करके चले जाओगे। सिमिलरली अगर कोई काम जो है वो ना केक वॉक है ना पिकनिक है, इसका मतलब बहुत हार्डवर्क लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत डिफिकल्ट होगा, तब भी आप यूज़ करते हो इसे। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग इन अ विलेज विथ नो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी वॉज नो पिकनिक। किसी ने बोला ओके वेरी डिड यू गो फॉर योर सर्वे, तो आपने बोल दिया वी वर लिविंग इन अ विलेज फॉर लाइक अ मंथ, तो किसी ने बोला वाओ विलेज लाइफ इज सो गुड, इट्स सो हैपनिंग, कोई पोल्यूशन नहीं, नथिंग, सो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू, इट वुड नॉट बी वेरी टफ लाइक फॉर आज हम बड़ी बड़ी सिटीज़ में गए थे, एंड देन यू आर एक्सप्लेनिंग देम कि वी वर लिविंग विदाउट वाटर, समटाइम्स देयर वाज नो वाटर, समटाइम्स देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सो इट वॉज नॉट अ पिकनिक। सो इट वॉज नो पिकनिक का मतलब क्या हुआ कि इतना कोई ईजी नहीं था जैसे सुनाई दे रहा है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत हार्डवर्क लगता है, हर एक कंडीशन में वी हैव टू सर्वाइव हैप्पीली, तो तब आपने बोल दिया इट वॉज नो पिकनिक। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज नॉट ईजी थिंग, बड़ा आसान है, सीधे सीधे समझ आ रहा है, तो नॉट ईजी थिंग कंप्लीटली एक साथ यूज होता है ये बताने के लिए कि कोई टास्क ईजी नहीं है जैसा कि आपको लग रहा है, इट्स वेरी टफ। सो समथिंग दैट इज नॉट ईजी टू डू और बेयर, यानी कि ना तो करने में आसान है और ना ही उसको झेलना आसान है, तब हम बोलते हैं इट्स नॉट एन ईजी थिंग। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफ द CEO व्हाट नॉट ईजी थिंग, जैसे कि अगर किसी कंपनी में कोई पर्सन होता है हु हैज टू लाइक फिक्स द अपॉइंटमेंट्स, तो किसी ने फिक्स कर ली भाई CEO के साथ अपॉइंटमेंट एंड द पीपल वर लाइक ओ वाओ दिस वाज सच अ इजी जॉब, तुम्हारे बड़ा आसान होगा ना अपॉइंटमेंट फिक्स करना विद द CEO, तो एंड यू विल बी लाइक it was not at all easy, it took me like 4 days and a lot of efforts every time I was trying his number, and that's why getting an appointment of the CEO was not easy thing, यानी कि वो difficult था, ठीक है, नॉट ईजी मतलब वॉट, इट इज़ डिफिकल्ट। सो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, तो कोई आपने कुछ ऐसा अलग नहीं बोला, इट वॉज नॉट लाइक अ वेरी नाइस इंग्लिश, बट अगर आप थोड़ा अलग साउंड करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कम ऑन इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है, और ईजी भी है, आसान है बहुत इसको यूज़ करना, सो यू कैन गो फॉर दिस, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट इज ओपरस। Operous means characterized by effort to the point of exhaustion, especially physical effort. तो ये उन डिफिकल्ट टास्क के लिए यूज होता है जहाँ फिजिकली आपकी बड़ी स्ट्रेंथ लग रही है, एफर्ट लग रहा है, ठीक है। सो मैनी पुअर चिल्ड्रन डू द ओपरस टास्क ऑफ क्लीनिंग अ लार्ज हाउस और बिल्डिंग ऑन देयर ओन। चाइल्ड लेबर वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट। कई बार हम देखते हैं दैट देयर आर स्मॉल चिल्ड्रन जिनको पूरा काम दे दिया जाता है कि पूरा ऑफिस उनको क्लीन करना है अपने आप से, देन उनको बहुत सारी गाड़ियाँ दे दी जाती हैं जहाँ पे कार क्लीनिंग पे वो काम कर रहे होते हैं, देन इफ़ दे आर लाइक अपॉइंटेड फॉर वर्किंग इन एनी होटल दे आर आस्क्ड टू क्लीन एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर एक छोटे बच्चे के लिए टू क्लीन कंप्लीट अ बिल्डिंग क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत लगेगी, राइट, एंड द पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड। तो तब आप यूज कर सकते हो भाई वो टास्क कैसा था, इट वॉज ओपरस टास्क बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एफर्ट्स इन्वॉल्व थे, एंड इट वॉज अल्टीमेटली लीडिंग टू गेटिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है मतलब बिल्कुल कड़क, बिल्कुल कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फिट होती तब भी हम बोलते इट वॉज वेरी स्टिफ, बट प्रॉब्लम्स के लिए भी, डिफिकल्टीज के लिए भी वर्ड स्टिफ का यूज़ किया जाता है, डिफिकल्ट और सीवियर। अब स्टिफ मतलब बिल्कुल झेल ले, कोई भी एफर्ट हिले ना, तो जब डिफिकल्ट टाइम है जो कि हट ही नहीं रहा, बिल्कुल आप डील कर रहे हो उसके साथ बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, तो वो तो टस से मस होगा नहीं, बट यू आर गोइंग टू पुट ऑन योर ऑल योर एफर्ट्स, तो तब हम बोल सकते हैं कि कोई काम जो कि बहुत डिफिकल्ट हो, बहुत सीवियर हो, बहुत ज़्यादा ही क्या बोलें, बहुत एक्सट्रीम एफर्ट्स लगने वाले हैं उस काम को करने में, देन यू कैन गो फॉर द वर्ड स्टिफ। जैसे देयर वॉज अ स्टिफ कॉम्पिटिशन फॉर द बेस्ट स्टूडेंट। अब आपको बड़े आसान से समझ आएगा बिकॉज स्टिफ कॉम्पिटिशन हम बहुत सुनते हैं, ठीक है, टफ कॉम्पिटिशन तो सुनते ही हैं, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से स्टिफ कॉम्पिटिशन का मतलब बहुत डिफिकल्ट, बहुत सीवियर, मतलब कांटे की टक्कर वाला जो होता है ना, उस तरीके का अगर कॉम्पिटिशन है, उस तरीके का अगर कोई टास्क है जो कि रिजल्ट्स डिसाइड करने वाला है, दैट टाइम इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड हु इज गोइंग टू विन, आप बोल सकते हो देयर इज अ स्टिफ कॉम्पिटिशन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज टॉयलसम। टॉयलसम मीन्स इन्वॉल्विंग हार्ड और टीडियस वर्क, यानी जिसमें बहुत मेहनत लगे, बहुत हार्ड वर्क लगे, तब हम बोलते हैं इट्स
toilsome. For example, he told about the long toilsome months when he had worked to perfect his presentation making skills. किसी ने बोला wow what a lovely presentation you make, कैसे आपकी इतनी अच्छी skills हैं presentation बनाने की, कैसे आप इतने अच्छे से बोल लेते हो सबके सामने, आपको stage fear क्यों नहीं होता है. तो भाई वो person बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, I have had hard days, जब मैं दिन रात मेहनत करता था, so that I can be best or I can perfect my और improve my presentation skills. तो वो क्या था भाई, he told about the long toilsome months. तो toilsome months यानी जब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रेंथ लगी थी उस पर्सन की, बहुत टाइम इन्वॉल्व हुआ था, मेंटल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हुई थी, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचा है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उसके डिफिकल्ट मंथ्स उसने डिस्क्राइब किए, यू कैन से toilsome months. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज ट्राइंग. ठीक है, ट्राई करने वाला नहीं, एक और होता है ट्राइंग जो कि डिफिकल्ट के लिए यूज होता है. सो डिफिकल्ट और अनोइंग, हार्ड टू इंड्योर. कुछ ऐसा जो इतना डिफिकल्ट है कि आप अनॉय हो जाओ, बहुत टफ है उसके साथ डील करना, उसको झेल लेना, तब हम वर्ड यूज करते हैं ट्राइंग. सो इट हैड बीन अ वेरी ट्राइंग डे. कैसा डे था भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा अनोइंग था, बहुत मेहनत लगी, बहुत सर दुख गया, ऐसा दिन था. सो इट वॉज अ ट्राइंग डे. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज अप हिल. अप हिल का मतलब ऊपर बिल्कुल चढ़ान चढ़ रहे हो तब की बात कर रहे हो, राइट. बट यहाँ पर डिफिकल्ट के टर्म्स में मीनिंग क्या है, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट. क्योंकि अगर आपको बिल्कुल क्लाइंब करना है, यू हैव टू गो लाइक जो टॉप ऑफ द हिल है वहाँ तक पहुँचना है, तो कितना मेहनत लगेगा ना वहाँ तक. सो समथिंग जिसमें बहुत मेहनत लगे, बहुत एफर्ट्स लगे, बिकॉज वो डिफिकल्ट है, तो हम उसके लिए भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं अप हिल. कैसे, It's an uphill struggle to crack this exam, but I will give my best. भाई कैसा स्ट्रगल है, uphill struggle है, यानी बहुत एफर्ट्स लगाने वाला स्ट्रगल है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत डिफिकल्टीज होंगी, तब जाके I would be able to crack the exam. बट कोई बात नहीं, I am going to give my best. भाई सोच लिया, छान लिया तो करके दिखाएंगे. So कि it is what a difficult time, difficult task और a difficult struggle. तो आप बोल सकते हो uphill. Clear? All right. Next is grueling. Grueling also is an synonym of difficult. ठीक है, so extremely tiring and demanding. अब कोई काम जो बहुत ज़्यादा थका दे, मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए इंसान मेंटली एंड फिजिकली, और बहुत डिमांडिंग हो, बहुत मेहनत लग रही है उसमें, तब आप वर्ड यूज कर सकते हो grueling. फॉर एग्जाम्पल, हर डॉटर वॉज वेरी अनॉयड आफ्टर हर grueling schedule over the past वीक. तो किसी ने पूछा व्हाट हैपेंड, व्हाई शी सो अनॉयड, इतनी इरिटेटेड क्यों है वो, क्यों इतनी ज़्यादा थक गई है, व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड शी डू. तो आप बोल सकते हो कि उसका जो स्केड्यूल था इट वॉज grueling, यानी वेरी डिमांडिंग स्केड्यूल, इट वॉज वेरी टाइट स्केड्यूल इट वॉज, बिकॉज उसके पास एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी और डेली उसको 15-15 आवर्स काम करना पड़ रहा था. सो दैट्स वाई शी इज़ लाइक टोटली अनॉयड, टायर्ड, एग्जॉस्टेड. तो क्या था भाई स्केड्यूल, इट वॉज grueling, it was very difficult schedule. Clear? All right. नेक्स्ट इज हेलिश. हेलिश का वर्ड होता है समथिंग रिलेटेड टू हेल. ठीक है, बट वो मीनिंग नहीं देखना है यहाँ पर. यहाँ डिफिकल्टी के टर्म्स में हम देखेंगे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, यानी समथिंग दैट इज वेरी अनप्लेजेंट, बिल्कुल भी खुशी ना दे, और वो डिफिकल्ट था इस वजह से. ठीक है, तो कुछ ऐसा जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा करने में और बहुत मेहनत भी लग रही है उसमें, दैट इज व्हाट, इट्स हेलिश. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ हेलिश वीक फॉर हिम. कैसा वीक था, हेलिश वीक था, बिकॉज इट वॉज वेरी अनप्लेजेंट, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मेहनत लगी, कुछ काम सही से नहीं हो रहा था. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वॉज अ डिफिकल्ट वीक फॉर हिम, आप बोल सकते हो इट वॉज अ हेलिश वीक फॉर हिम. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ नॉटी, नॉट NAUGHTY वाला नॉटी, इट इज KNOTTY वाला नॉटी. ठीक है, सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स. कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ, तब हम बोलते हैं वर्ड नॉटी. सो द न्यू एम्प्लॉयज फेस्ड सम नॉटी प्रॉब्लम्स. कैसे प्रॉब्लम्स, नॉटी वाले प्रॉब्लम्स. सुनने में ऐसा लग रहा है कि मतलब वही वाला नॉटी सुनाई दे रहा है, बट नहीं. यहाँ पर जब हम ये बात करें तो नॉट से याद रख सकते हो, जो हम गांठ बांधते हैं ना, दैट इज व्हाट अ नॉट. ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, द न्यू एम्प्लॉयज फेस्ड सम नॉटी प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, कॉम्प्लेक्स थे, इस वजह से क्या हुआ कि वो काम नहीं कर पा रहे थे. सो कैसी प्रॉब्लम्स थी, दे वर वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफिकल्ट. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रूस. एब्स्ट्रूस मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ज़रूरी थोड़ी करने में ही डिफिकल्टी हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आसानी से समझ नहीं आती. ठीक है, उसको समझने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तब हम बोल सकते हैं इट इज़ एब्स्ट्रूस. ठीक है, सो द लेक्चर ऑफ द गेस्ट वॉज सो एब्स्ट्रूस दैट स्टूडेंट्स वर कन्फ्यूज. इट शुड बी स्टूडेंट्स. ठीक है, वर कन्फ्यूज, वर आता है हमेशा प्लूरल के साथ. तो क्या लिखा है यहाँ पर कि लेक्चर कैसा था, जो भी गेस्ट आए थे उनका लेक्चर ऐसा था जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था. क्या बोला कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब बहुत
डिफिकल्ट था समझने में कि वो क्या बताना चाह रहे थे. सो इट वॉज वॉट, इट वॉज abstruse, और इस वजह से स्टूडेंट्स वर confused. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इट वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर. डन? ऑल राइट. So with this we have completed our topic, but before we end this video हमें एक और चीज़ है जो डिस्कस करनी है, that is कि कितनी ईजिली हम वीडियोस फाइंड कर सकते हैं ऑन मैग्नेट ब्रेन्स. तो एक तो तरीका है, यूट्यूब पे जाते हैं आप, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको ईजिली प्लेलिस्ट दिख जाती है ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड यू फाइंड द वीडियो एंड द टॉपिक एंड ईजिली आप पढ़ लेते हो. एक और बहुत आसान तरीका है, दैट इज आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जा सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज अरेंज इन अ वेरी नाइस सीक्वेंशियल मैनर. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ओपन गूगल सर्च बार, यानी गूगल पे जाना है आपको और वहाँ पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com. आप देख सकते हो लिखा हुआ है, दिस इज द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल. तो जैसे ही आप इस पे एंटर क्लिक करोगे आपके सामने ओपन हो जाएगा ये पर्टिकुलर पेज. अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको करना है ऊपर की तरफ स्क्रॉल. जैसे ही स्क्रॉल करोगे आप पहुंच जाओगे इस पर्टिकुलर पेज पे, जहां आपको दिख रहा है क्या है भाई, सारी क्लासेस अरेंज्ड हैं फ्रॉम फर्स्ट टू 12th. अब जैसे ही आप जिस भी क्लास से पढ़ना चाहते हो, जिस भी क्लास का आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से एक ऑर्डर में आपके सामने दिख जाएगा आपको. जैसे आप क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, यू वुड क्लिक ऑन क्लास 10th, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड आपको दिख जाएंगे. अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर आप क्लिक करोगे. फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश, तो आप क्लास 10th इंग्लिश पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सारे सेक्शंस ओपन हो जाएंगे जो कुछ भी इन्वॉल्व है, जो भी इंक्लूडेड है इन आवर क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस. तो आपको जैसे ग्रामर पढ़ना है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, आप उस पर क्लिक करो, आपके सामने जितने भी टॉपिक इसमें हैं वो सारे सामने आ जाएंगे एंड आपको सिलेक्ट करना है जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड. आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करोगे और आपके सामने सारे चैप्टर्स के नाम आ जाएंगे. आप लेटर टू गॉड पे क्लिक करोगे और फिर आपके सामने ये वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंप्लीट चैप्टर. सपोज आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना, आपको कुछ और पढ़ना है, आप क्या करोगे, क्रॉस पे क्लिक करोगे. ठीक है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप वापस से पहुंच जाओगे प्रीवियस वाले पेज पे. आपको उस पर भी नहीं, आपको उसके भी प्रीवियस पेज पे जाना है, तो आप वहाँ पे जो बैक का बटन होता है उसको क्लिक करोगे एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अगेन सिलेक्ट द क्लास एंड द सब्जेक्ट एंड द टॉपिक दैट यू वांट टू स्टडी. डन? ऑल राइट. So with this we have come to an end of the complete chapter, that is what are the different ways that we can use to say something is or some situation is or some task is difficult for you. I hope आपको ये सारे ही तरीके बड़े interesting लगे होंगे and you are definitely going to use these in your conversations because this is going to help you to enhance your vocabulary. Done? All right. So with this we have come to an end of this particular session, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching.